लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर श्री बी.डी. मिश्रा जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल आर. हरिकुमार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज जी पांडे, GOC in C नॉर्दर्न कमांड, AOC इन C वेस्टर्न कमांड, हमारे बीच उपस्थित सभी हमारी सम्मानित वीर नारियां, गैलेंट्री अवार्डीज और शहीद हुए गैलेंट्री अवार्डी के परिवारजन, कारगिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स, रक्षा मंत्रालय और हमारे सेनाओं के ऑफिसर्स और जवान, मीडिया के साथियों, अन्य देवियों व सज्जनों, आज के दिन कारगिल आना सचमुच मेरे लिए बहुत ही भावुक क्षण है। मैं अपने विचारों की अभिव्यक्ति मैं कितना कर पाऊंगा, मैं स्वयं असमंजस की स्थिति में हूं, लेकिन यदि मैं बहादुरों के बीच यहां मौजूद हूं तो स्वाभाविक रूप से मेरा भी हौसला कुछ बढ़ता है और मुझे भी ताकत मिलती है। और आज जब मैं वीर नारियों को सम्मानित कर रहा था, इस क्षण को मैं कभी जीवन में भूल नहीं सकता। साथियों, आज इस कारगिल दिवस के पावन अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। और सबसे पहले मैं भारत माता के उन यादांश सपूतों को नमन करता हूं जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मैं उन वीर सपूतों को भी नमन करता हूं जिन्होंने राष्ट्र को सर्वप्रथम रखा और उसके लिए अपने प्राणों की आहुति देने में वो पीछे नहीं हटे। मैं उन वीरों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिनके सर्वोच्च बलिदान के कारण कश्यप मुनि, ललितादित्य और भगवान बुद्ध की आभा से प्रदीप्त इस पावन धरती पर आज हम विजय दिवस मना रहे हैं। मैं ऑपरेशन विजय की सफलता के 24 वर्ष पूरे होने पर समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आज कारगिल की इस वीर भूमि पर आप सभी सैनिकों के बीच उपस्थित होकर मैं जिस गौरव की अनुभूति कर रहा हूं, मैं उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूं। कारगिल की इन सुंदर पहाड़ियों में आप लोगों के साथ समय बिताना मेरे लिए बेहद सुखद है। साथियों, आज भारत रूपी जो विशाल भवन हमें दिखाई दे रहा है वो हमारे वीर सपूतों के बलिदान की नींव पर ही यह टिका हुआ है। भारत नाम का यह विशाल वटवृक्ष उन्हीं वीरों के खून और पसीने से अभिसिंचित है। अपने हजारों सालों के इतिहास में इस देश ने अनेक ठोकरें खाई हैं, पर अपने वीर जवानों के दम पर यह देश बार बार उठा है। जैसा कि कहा गया है कि आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल, अर्थात हमारी महानता कभी न गिरने में नहीं है बल्कि गिरने के बाद हर बार उठ जाने में है। बार बार ठोकर खाकर भी यह देश संभला है और इसने अपने वैभव को पुनः प्राप्त करने का सदैव प्रयास किया है। सन 1999 की घटना भी भारत के ठोकर खाने, संभलने और संभलकर नई ऊंचाइयों की ओर छलांग लगाने की ही एक अहम घटना है। भारत मां के ललाट की रक्षा के लिए 1999 में कारगिल की चोटी पर देश के सैनिकों ने वीरता का जो प्रदर्शन किया, हमारे सैनिकों ने जो शौर्य का प्रदर्शन किया, वह इतिहास में सदैव स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। आज हम खुली हवा में सांस इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि किसी समय माइनस टेम्परेचर में भी हमारे सैनिकों ने ऑक्सीजन की कमी के बावजूद अपनी बंदूकें कभी नीचे नहीं की। आज कारगिल में भारत का ध्वज पूरे गौरव के साथ इसलिए लहरा रहा है क्योंकि 1999 में कारगिल के युद्ध में भारत के सैनिकों ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए दुश्मनों की छाती में अपना तिरंगा लहरा दिया था। कारगिल की वह जीत पूरे भारत की जनता की जीत थी। भारतीय सेनाओं ने 1999 में कारगिल
की चोटियों पर जो तिरंगा लहराया था वह केवल झंडा भर नहीं था, बल्कि इस देश के करोड़ों लोगों का स्वाभिमान था। साथियों, आप सब जानते हैं, स्वाभिमान यह मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है। मनुष्य जिंदगी में सब कुछ स्वीकार कर सकता है, लेकिन अपने स्वाभिमान से किसी भी सूरत में समझौता नहीं कर सकता है। भारत को यदि आजादी मिली है तो ऐसे ही स्वाभिमानी बहादुर जाबाजों के कारण भी हम सबको आजादी मिली है। चाहे वह चंद्रशेखर आजाद हो, सरदार भगत सिंह हो, खुदीराम बोस हो, अशफाक उल्लाह खां हो, चाहे ऐसे अनगिनत हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो जिन्होंने अपना बलिदान दिया था। चंद्रशेखर आजाद इसी बगल के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में अपने रिवाल्वर की गोलियों से अपने अंग्रेज दुश्मनों को भूनते भूनते जब अपने रिवाल्वर में अंतिम गोली शेष बची तो उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी कि कहीं विदेशियों के रिवाल्वर की विदेशी गोली हमारे जिस्म में प्रवेश कर हमारी जिस्म को नापाक न कर दे। इसलिए उन्होंने अपने ही रिवाल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में दाग लेने का काम किया था। तब जाकर यह भारत आजाद हुआ है। मैं भूल नहीं सकता उस अशफाक उल्लाह खां के स्वाभिमान को भी। 21 साल की जवानी थी, मां कहती थी बेटा शादी कर ले, बहू ला, लेकिन आजादी हासिल करने की दीवानगी थी। बार बार मां के आग्रह को अशफाक उल्लाह खां टाल जाते थे। लेकिन अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में जब फांसी की सजा हुई, फांसी के तख्त पर ले जाया गया, मजिस्ट्रेट ने पूछा, बोलो अशफाक उल्लाह, तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है? जो भी तुम्हारी अंतिम मुराद होगी यह संदेश तुम्हारी मां तक पहुंचा दिया जाएगा। स्वाभिमानी अशफाक उल्लाह खां ने उसी फांसी के तख्त पर खड़े होते हुए कहा, जाकर मेरी मां तक संदेश पहुंचा दे कि तुम्हारा बेटा अशफाक उल्लाह आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहा है, तुम्हारी मुराद पूरी करने जा रहा है। मजिस्ट्रेट ने पूछा, अशफाक उल्लाह, क्या तुम मानसिक संतुलन खो बैठे हो? कहां है वह लड़की जिसके साथ तुम फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहे हो? स्वाभिमानी अशफाक उल्लाह ने कहा, मजिस्ट्रेट, पागल मैं नहीं हो गया हूं, तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। देखो मेरी आंखों के सामने जो यह फांसी का फंदा है, यही वह हमारी महबूबा है जिसे आज मैं अपने गले से ले जा रहा हूं। ऐसे स्वाभिमानी लोगों के कारण ही यह भारत आजाद हुआ। साथियों, कारगिल युद्ध भारत के ऊपर एक थोपादार युद्ध था। उस समय देश ने पाकिस्तान से बातचीत के माध्यम से मुद्दों को सुलझाने का भी भरपूर प्रयास किया था। स्वयं अटल जी ने पाकिस्तान की यात्रा करके कश्मीर सहित अन्य मुद्दों को सुलझाने का भरसक प्रयास किया था, लेकिन पाकिस्तान द्वारा हमारी पीठ में खंजर घोंप दिया गया और पाकिस्तान ने अपने कुत्सित इरादों से गद्दारी का एक नया आयाम गढ़ते हुए कारगिल की उन चोटियों के पास अपने सैनिकों को भेज दिया जिन चोटियों पर भारत का अधिकार था। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस समय स्थिति क्या थी। दुश्मन ऊंचाई पर पहाड़ की चोटियों पर था। दुश्मन को टैक्टिकल मिलिट्री एडवांटेज भी था। मौके पर दुश्मन की स्थिति काफी मजबूत थी। उनकी तादाद भी संख्या में काफी अधिक थी। अगर उनके गोला बारूद और सैनिकों की संख्या को कागजों पर लिखा जाता तो यह कहा जा सकता था कि उनकी स्थिति बहुत ही मजबूत थी। लेकिन मैंने कहीं एक शेर पढ़ा था कि जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं, तादाद से क्या होता है। हमारी सेना के शौर्य ने और हमारे कमांडर्स के युद्ध कौशल ने उस विपरीत परिस्थितियों में भी ऑपरेशन विजय का नाम चरितार्थ किया। साथियों, हमारे नेतृत्व की, हमारे सेना की दृढ़ इच्छा शक्ति यह अद्भुत थी। साथियों, सारा खेल इच्छा शक्ति का होता है। जिसकी इच्छा शक्ति ज्यादा मजबूत होती है वही विजयी होता है, चाहे वह युद्ध मनुष्यों के बीच हो या वह पशुओं के बीच। 1999 में जब कारगिल की चोटी पर दुश्मन बैठे थे तो पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही थी और यह चर्चा प्रारंभ भी हो गई थी कि पाकिस्तान ने कारगिल की चोटी पर अपना कब्जा जमा लिया है। क्या भारत अपनी उस जमीन को पुनः वापस हासिल कर पाएगा? यदि भारत अपनी उस जमीन को वापस हथियाने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर पावर का रिएक्शन क्या होगा, यह सब सारी चर्चाएं उस समय होती थी। मतलब पाकिस्तान की तरफ से भारत जैसे देश को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने न्यूक्लियर वेपन्स की
धमकी देकर एक प्रकार से ब्लैकमेल करने का प्रयास किया गया। भारत की इच्छा शक्ति पर प्रश्न उठाया गया था, क्या भारत के अंदर इतनी इच्छा शक्ति है कि वो अपनी जमीन को पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर वेपन स्टेट से वापस ले पाएगा? ऐसी अलग अलग अटकलें लगाई गई, अलग अलग प्रश्न पूछे गए और ऑपरेशन विजय के दौरान भारतीय सेना ने उन तमाम प्रश्नों का माकूल जवाब दिया था। हमने सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि जब बात हमारे राष्ट्रीय हितों की आएगी तो हमारी सेना किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगी। हम आज भी अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, सामने चाहे कोई भी हो। साथियों, जनता को इस बात का पूरा भरोसा है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह भारत सरकार अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए किसी भी प्रकार का समझौता किसी भी सूरत में नहीं करेगी। बात चाहे कारगिल की हो या फिर अन्य इंसिडेंट्स की, हमारी सेना ने हमेशा बताया है कि जंग न्यूक्लियर बम से नहीं लड़ी जाती है बल्कि जंग शौर्य और अदम्य इच्छा शक्ति के बल पर लड़ी जाती है। यही इच्छा शक्ति और राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान की भावना भारतीय सेनाओं को बाकी लोगों से अलग करती है। और मैं कह सकता हूं कि साथियों, अंतर्राष्ट्रीय जगत में यदि भारत का कद यदि आज ऊंचा हुआ है तो उसमें आपका एक बहुत बड़ा योगदान है और उन शहीदों का भी बहुत बड़ा योगदान है जिन्होंने कि भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखने में अपना बलिदान दिया है। वैसे देखें तो युद्ध क्या है, वह तो भाड़े की सेना लेकर भी लड़े जा सकते हैं। आप सभी जानते होंगे कि एक प्रकार की सेना ऐसी भी होती है जिसे मर्सनरीज के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत वैसे सैनिक आते हैं जो पैसे के लिए किसी राजा की तरफ से लड़ते हैं, लेकिन मर्सनरीज के साथ एक सबसे बड़ी समस्या यह आती है, उनके अंदर जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए वह इच्छा शक्ति नहीं होती है। जो इच्छा शक्ति एक नागरिक के अंदर अपने राष्ट्र को बचाने की हो सकती है। मुझे आप लोगों को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि हाल के दिनों में दुनिया के कुछ हिस्सों में मर्सनरीज की लॉयल्टी किस प्रकार संदेह के घेरे में रही है, यह आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। मर्सनरीज के लिए आपका राष्ट्र व आपकी संस्कृति यह महत्वपूर्ण नहीं होती है बल्कि उनके लिए पैसे महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरी तरफ जब हम अपने देश की सेना की बात करते हैं तो हम यह देखते हैं कि यहां चीजें बिल्कुल उलट हो जाती हैं। हमारी सेनाएं उस कोट की सेनाएं हैं जो अपने राष्ट्र, सभ्यता और संस्कृति की सुरक्षा के लिए देश की भावना से युक्त होकर तैयार होती हैं। यहां पैसा उतना मायने नहीं रखता है, यहां मायने रखता है मातृभूमि की सुरक्षा। आप सोच कर देखिए, कोई भी व्यक्ति पैसे के लिए क्यों मौत के साथ खेलेगा। भारतीय सेना के जवानों ने सामने ऐसे खतरे उनके आते रहे जहां उनका सामना मौत से होता रहा, लेकिन वह बिना डरे बिना रुके सिर्फ इसलिए मौत से भिड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि उसका अस्तित्व उसके राष्ट्र से है। कैप्टन मनोज पांडे ने उस उद्घोष को भला कौन भूल सकता है जब उन्होंने कहा था, यदि मेरे फर्ज की राह में मौत भी रोड़ा बनेगी तो मैं मौत को भी मार दूंगा। ऐसी वीरता के सामने तो दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं टिक सकती, तो भला पाकिस्तान की क्या विसात थी। साथियों, आप कल्पना करिए कि वह कैसा दृश्य होगा जब दुश्मन पहाड़ की चोटी पर बंदूक ताने खड़ा है और नीचे से हमारे सैनिक चोटी तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। ऊपर से गिरता हुआ ये कंकड़ भी विशाल पत्थर की भांति प्रहार करता होगा और एक ऐसी स्थिति जहां कदम कदम पर मौत से सामना हो रहा है। सिर्फ कल्पना मात्र से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन उस स्थिति में भी ऐसी कौन सी मनोदशा थी हमारे सैनिकों की जो उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही थी। दरअसल उसके पीछे हमारी संस्कृति, इस धरती के महान पूर्वजों के संस्कार, प्रेरणा यह कार्य कर रहे थे। वे सैनिक जानते थे कि व्यक्ति का शरीर तो यह क्षण भंगुर होता है, लेकिन राष्ट्र का अस्तित्व यह सनातन होता है और अमर होता है। इस सनातन राष्ट्र के अंग के रूप में यदि वो अपना बलिदान भी देते हैं तो भी वे
अमृत को प्राप्त हो जाएंगे। और उन्हें पूरा विश्वास था कि उनका भौतिक अस्तित्व भले ही नष्ट हो जाए, लेकिन इस राष्ट्र का अस्तित्व यह बरकरार रहेगा और आने वाली पीढ़ियां उनके बलिदान को अपनी स्मृतियों में संजोए रखेंगी। इसलिए वे अपने भौतिक अस्तित्व को मिटाकर भी इस राष्ट्र के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आगे लगातार बढ़ते गए। किसी समय हम महान कवि और नाटककार जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां पढ़ते थे। उनमें कुछ पंक्तियां इस प्रकार थीं कि असंख्य कीर्त रश्मियां विकर्ण दिव्य दासी, तपोत मात्र भूमि के रुको न शूर साहसी, अराति सैन्य सिंधु में सुवाड़वाग्नि से यलो, कबीर हो यही बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। यानी हमारे समाज में पूर्वजों की शौर्य और पराक्रम और उनकी कीर्ति की असंख्य रश्मियां यह बिखरी पड़ी हुई हैं। तुम सभी मातृभूमि के वीर सपूत हो। दुश्मनों के समुद्र में उतरकर उन्हें ऐसे नष्ट कर दो जैसे बड़वाग्नि समुद्र के जल को वाष्पित कर देता है। आज जब मैं इन पंक्तियों के बारे में सोचता हूं तब इसका एक अलग महत्व समझ में आता है। आमतौर पर हम देखते हैं कि जीवन और समाज से कला और साहित्य प्रभावित होता है, पर कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि साहित्य अपने समय से कहीं आगे की व्याख्या कर देता है। और इस कविता को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे कारगिल युद्ध के लगभग 7 दशक पूर्व भी कवि कारगिल के युद्ध को और हमारे सैनिकों के शौर्य को अपनी आंखों के सामने वह देख रहा था। आप जब उन पंक्तियों को पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे साहित्यकार पर वास्तव में कोई दैवीय आशीर्वाद होता है, जिसके तहत वो भविष्य की घटनाओं को भी वर्तमान के रूप में रहते हुए देख लेते हैं। साथियों, भारत की तरफ चली हर एक गोली को हमारे सैनिकों ने अपने फौलादी छातियों से रोक दिया। कारगिल युद्ध भारत के सैनिकों की यह वीरता का प्रतीक है जिसे सदियों तक दोहराया जाएगा। असम के कैप्टन चिंटू गोगोई, जिन्होंने बद्री विशाल की जय के उद्घोष के साथ हमला बोला था और काला पत्थर को दुश्मनों से आजाद कराया था। केरल के लेफ्टिनेंट कर्नल आर विश्वनाथन, जो दुश्मन की भीषण गोलाबारी के बीच 15,000 फुट की ऊंचाई तक पहुंचने में वह कामयाब रहे थे। पंजाब के लेफ्टिनेंट विजयन थापर, जिन्होंने युद्ध में जाने से पहले अपने घर वालों को खत लिखा था कि अगर फिर से मेरा जन्म हुआ तो मैं एक बार फिर सैनिक बनना चाहूंगा और अपनी मातृभूमि के लिए मैदानी जंग में भी मैं लड़ना चाहूंगा। राजस्थान के सूबेदार मंगेश सिंह, जिन्होंने घायल हालत में ही बंकर के पीछे पाकिस्तानी सैनिकों पर जमकर कई राउंड फायरिंग की और 7 दुश्मनों को उन्होंने ढेर कर दिया था। ऐसे ही न जाने कितने ही वीरों ने अपने देश के गौरव को बचाए रखने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया था। साथियों, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि कैसे युद्ध के दौरान फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना और श्री विद्यारंजन दुश्मनों के खिलाफ अद्भुत साहस का वह परिचय दे रही थी। उनके शौर्य ने यह संदेश दिया कि जब बात देश की सीमाओं की सुरक्षा की आती है तो इस देश की बेटियां भी किसी से कम नहीं हैं। उनके इस जज्बे को देश ने रिकॉग्नाइज किया और आगे चलकर डिफेंस में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के रास्ते खुल गए। यह सभी सैनिक भारत के अलग अलग क्षेत्रों से थे। कोई सैनिक दूर सुदूर नॉर्थ ईस्ट के किसी गांव से था, कोई भारत के पश्चिमी और पूर्वी भागों से था, तो कोई भारत के दक्षिण भाग से था। इन सब की भाषाएं अलग अलग थी। कोई आसामी भाषा बोलता था, कोई मलयाली बोलता था, कोई कन्नड़ बोलता था, कोई पंजाबी बोलता था, कोई तमिल बोलता था, कोई बंगाली बोलता था। कमोवेश इनके पर्व त्योहार भी ये अलग अलग थे। कोई बिहू मनाता था, कोई ओणम मनाता था, तो कोई लोहड़ी मनाता था। लेकिन भाषा, पर्व त्योहार और अनेक विविधताओं के बावजूद ये सैनिक जब भारत के लिए लड़े तो इन सब की पहचान एक हो गई। इन सैनिकों ने देश की अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने के लिए तथा मां भारती के गौरव को बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और इतिहास में अपना नाम अमर कर गए। ऐसे में यह विजय दिवस हमें उस गीत की याद दिलाता है जिसे कवि प्रदीप ने लिखा था और सुर सामग्री लता मंगेशकर ने भावपूर्ण ढंग से गाया था
वह गीत है जिसे बार बार आप दोहराते हैं। कोई सिख कोई जाट मरा था, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर वह खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इनमें से कई ऐसे सैनिक थे जिनकी कुछ दिनों पहले शादी हुई थी, कई ऐसे सैनिक थे जिनका विवाह हुआ भी नहीं था, कई ऐसे सैनिक थे जो अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले थे, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत जीवन की सारी परिस्थितियों का सामना करते हुए राष्ट्र के अस्तित्व को बचाने का प्रयास किया, क्योंकि उनके मन में केवल यह भावना थी कि तेरा औभव तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे या न रहे। साथियों, वह सभी सैनिक अपने जीवन की सफलता इस राष्ट्र के वैभव के सर्वोत्कर्ष में देख रहे थे। उन्हें विश्वास था कि उनका बलिदान किसी भी सूरत में यह बेकार नहीं जाएगा। और साथियों, आज मैं गर्व के साथ यह कह सकता हूं कि हमने उनके विश्वास को तोड़ा नहीं है, उन जवानों का बलिदान बेकार नहीं गया है। आज कारगिल में भारत का ध्वज पूरे वैभव के साथ लहरा रहा है। आज भी माताएं अपने बच्चों को जब वीरता की कहानियां सुनाती हैं तो उनकी कहानियों में कैप्टन मनोज पांडे, कैप्टन विक्रम बत्रा और इन जैसे न जाने कितने वीरों का जिक्र होता है। हमने इन वीरों को थाती बनाकर रखा है और आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियां इनके शौर्य से सदैव व प्रेरणा लेती रहेंगी। भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में अर्जुन को एक योद्धा के धर्म के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा मोक्षसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय उद्धाय कृत निश्चय। अर्थात हे अर्जुन, या तो तुम युद्ध में बलिदान देकर स्वर्ग को प्राप्त होगे अथवा विजय से प्राप्त करके पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध के लिए निश्चयी होकर खड़े हो। अगर कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे कारगिल के हमारे सूरवीर यह कहते हैं कि मैं या तो तिरंगा लहरा कर आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, तो मैं मानता हूं कि वह श्री कृष्ण के उस शाश्वत संदेश को चरितार्थ कर रहे हैं। भारत माता के उस सपूत के लिए तिरंगे में लिपट कर आना स्वर्ग प्राप्त करने से किसी भी सूरत में यह कम नहीं था। इसी प्रकार तिरंगा लहराकर आना यानी विजय प्राप्त करके आना अपने आप में यह समस्त सुखों से यह बड़ा है। गीता का वह संदेश, वह संस्कार परंपरागत तरीके से हमारे सैनिकों के भीतर यह चला आ रहा है। साथियों, आज जब हम सभी विजय दिवस मनाने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं, तो इस अवसर पर मैं देशवासियों को से एक और बात करना चाहूंगा, और वह बात है कारगिल युद्ध से हम सीख क्या लें। आप सब जानते हैं कि कारगिल का युद्ध लगभग 2 महीनों के आसपास चला था, और युद्धों की यह प्रवृत्ति होती है कि उनका ड्यूरेशन किसी भी सूरत में या हमारे हाथ में नहीं होता है। हमने इतिहास में ऐसे अनेक युद्ध देखे हैं जो कुछ दिनों में ही समाप्त हुए हैं, और ऐसे अनेक युद्ध भी देखे हैं जो कई वर्षों तक वह लड़े हैं। लेकिन हाल के वैश्विक घटनाक्रम पर यदि हम नजर डालें तो हम पाएंगे कि लगभग 1 वर्ष से अधिक समय से यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध जारी है, और इस युद्ध के तौर तरीकों का आकलन मुझे लगता है भारतीय सेना ज्यादा अच्छे तरीके से कर रही होगी। साथियों, इस युद्ध से हम क्या सीख सकते हैं? यह काम हमारे स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट्स अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, लेकिन मैं इस युद्ध की एक महत्वपूर्ण बिंदु पर आपसे यहां बात करना चाहूंगा। इस युद्ध की जब शुरुआत हुई तो कुछ समय के बाद हमने पाया कि यूक्रेन की लगभग अधिकांश आर्मी यह तबाह हो चुकी थी, और रशियन आर्मी का भी एक बड़ा हिस्सा क्षत विक्षत हो गया था। उसके बाद से लेकर अभी तक यदि युद्ध चल रहा है तो वह इसलिए चल रहा है कि युद्ध में वहां की जनता की भागीदारी ज्यादा देखने को मिल रही है। कहने का अर्थ यह है कि वहां की बड़ी संख्या में जनता ट्रेनिंग लेकर सेना में शामिल होकर युद्ध लड़ रही है। वैसे सामान्यतः तो यही होता है कि सेना जनता की प्रतिनिधि के रूप में लड़ाई करती है। युद्ध में सिर्फ सेना ही नहीं लड़ती, बल्कि कोई भी युद्ध 2 राष्ट्रों के बीच होता है और उनकी जनता के बीच होता है। आप देखिए कि किसी भी युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से सेनाएं तो भाग लेती ही हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आप देखें तो इस युद्ध में किसान से लेकर डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक,
एवं कई सारे देशों के लोग भी शामिल होते हैं। आप 1965 के युद्ध को ही देख लीजिए, जब हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के एक आह्वान पर पूरे देश ने अपनी सेना के लिए एक वक्त का उपवास करना प्रारंभ कर दिया था। इसलिए मेरा यह मानना है कि युद्ध सेनाओं के साथ साथ इनडायरेक्ट रूप से जनता भी लड़ती है, लेकिन हाल ही के दिनों में युद्ध जिस तरीके से लंबे खिंचते जा रहे हैं, आने वाले समय में जनता को सिर्फ इनडायरेक्ट रूप से ही नहीं बल्कि डायरेक्ट रूप से भी युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार रहना चाहिए। और मेरा यह मानना है कि जनता को इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा कि वह जब भी राष्ट्र को उनकी आवश्यकता पड़े वह सेना की सहायता करने के लिए वह सदैव तत्पर रहें। इसलिए मैं देश की जनता से यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हर सैनिक भारतीय है, उसी प्रकार से हर एक भारतीय को भी एक सैनिक की भूमिका निभाने के लिए हमेशा उसे तैयार रहना चाहिए। साथियों, हमारी सरकार ने भारत की सुरक्षा के लिए सेना को दुश्मनों के घर में घुसकर मारने की खुली छूट दी है। और मैं आप लोगों को इस मंच से यह भी विश्वास दिलाना चाहूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति में पिछले कुछ समय में लगातार बढ़ोतरी हुई है। सरकार पूरी तन्मयता के साथ अपनी सेना के साथ खड़ी है और देश की जनता और देश की संसद अपने सैनिकों पर यह पूरा भरोसा करती है। और साथियों, आज कारगिल विजय दिवस पर मैं एक बात हमारे देशवासियों से जरूर कहना चाहूंगा, और वह यह कि राष्ट्र का मान सम्मान और इसकी प्रतिष्ठा हमारे लिए किसी भी चीज से ऊपर है और इसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हम उन बजरंगबली के उपासक हैं जो सूर्य को भी चुटकियों में निगलने की क्षमता रखते हैं, पर साथ ही हम बजरंगबली की भांति मर्यादित और धर्म से अनुशासित भी हैं। 26 जुलाई 1999 को युद्ध जीतने के बाद भी हमारी सेनाओं ने अगर यलोसी पार नहीं किया तो वह इसलिए कि हम शांति प्रिय हैं। भारतीय मूल्यों के प्रति हमारा पूरा विश्वास है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। उस समय अगर हमने यलोसी पार नहीं किया तो इसका मतलब यह नहीं था कि हम यलोसी नहीं पार कर सकते थे। हम यलोसी पार कर सकते थे और हम यलोसी पार कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो भविष्य में यलोसी हम पार करेंगे। और इसे फिर से दोहराना चाहूंगा कि हम यलोसी पार कर सकते थे, हम यलोसी पार कर सकते हैं यदि हमें छेड़ा गया और जरूरत पड़ी तो भविष्य में हम यलोसी पार करेंगे। इसका मैं देशवासियों को अपनी तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूं। साथियों, मैं कारगिल युद्ध में शहीद हुए सभी वीर सैनिकों के परिवारों और शुभचिंतकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम उनके बलिदान को, उनकी याद को कभी भी धुंधला नहीं पड़ने देंगे। नेशनल वार मेमोरियल हमारी उस कमिटमेंट का प्रतीक है। अमर चक्र पर जल रही अमर ज्योति हमारे लिए किसी भी धार्मिक यज्ञ की अग्नि से यह अधिक पवित्र है। आज भी लाखों लोग उस मेमोरियल को देखने आते हैं और अपनी नम आंखों से शूरवीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहते हैं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। साथियों, हम ये जानते हैं कि जब तक आप सीमाओं पर हमारी रक्षा कर रहे हैं, भारत की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी किसी के अंदर नहीं हो सकती है। सिर्फ कारगिल ही नहीं बल्कि आजादी से लेकर आज तक कई बार समय समय पर आप लोगों के शौर्य ने देश का यह मस्तक ऊंचा किया है। मुझे विश्वास है कि आगे भी आप सब इसी प्रकार देश की सीमाओं की रक्षा पूरी तन्मयता के साथ करते रहेंगे। और इसी के साथ अब आगे कुछ और न कहते हुए मैं एक बार फिर आप सभी को कारगिल विजय दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं और यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूं। और सभी हमारी यहाँ पर जो वीर नारियां बैठी हैं उनके सामने शीश झुकाकर, जो यहाँ अनुपस्थित हैं उनके सामने भी शीश झुकाकर मैं उन्हें नमन करता हूं। और हमारे जो अनसंग हीरोज हैं उन अनसंग हीरोज के प्रति भी मैं शीश झुकाकर उनकी स्मृति को मैं नमन करता हूं। और आज ही मैं आर्मी चीफ कैप्टन जनरल मनोज जी पांडे से मैं कह रहा था कि अनसंग हीरोज के बारे में भी हम लोगों को कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि उनको भी याद किया जा सके, क्योंकि अब वो हमारे बीच नहीं है।
उन्होंने आश्वस्त किया है हमारे आर्मी चीफ जनरल मनोज जी पांडे ने कि हम अनसंग हीरोज के लिए हम जरूर कुछ न कुछ करेंगे ताकि उनकी स्मृतियां भी सदैव ताजी रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी के अनुरोध कर रहा हूं